अगर आपसे मैं कहूं कि इजराइल बनाम ईरान के युद्ध का असली कारण क्या है, अगर आपसे मैं कहूं कि ये युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है, और अगर आपसे मैं ये भी कह दूं कि अगर ये युद्ध हुआ अच्छी तरीके से तो इसमें भारत और अमेरिका किसके किसके साइड रहेंगे। आइए जानते हैं कि ये युद्ध किस वजह से हो रहा है। अगर ये युद्ध जानोगे तभी समझ पाओगे आगे की असली कहानी क्या है। इसके अंदर दो दुश्मन देश पहले से हैं, एक का नाम है इजराइल तो दूसरे का नाम है ईरान। अब यहाँ पर आप जानते हो कि नेतन्याहू साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं आपके इजराइल के, इजराइल जो कि बहुत छोटी कंट्री मानी जाती है, ये इतनी छोटी कंट्री है कि अगर भारत का उत्तर प्रदेश ले लोगे तो उसमें कई सारे इजराइल आ जाएंगे और उनसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की है। इजराइल क्षेत्रफल के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर कह दो ना कि वो आकर किसी बड़े से बड़े दिग्गज देश से लड़ ले तो उनको भी वो टक्कर देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट और वहाँ के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, नेवी सिस्टम है और जो वहाँ का लैंड आर्मी है, वो सब दुनिया की सबसे तगड़ी आर्मी है। अब यहाँ पर इजराइल से भिड़ना नॉर्मल बात नहीं है और इतना तो कंफर्म है कि अगर ये युद्ध हुआ तो काफ़ी आसानी से इजराइल जीत जाएगा। यहाँ पर अगर ईरान लड़ेगा तो ईरान इसलिए लड़ेगा कि वो दिखा सके कि हम भी लड़ सकते हैं और हम भी लड़कर हार सकते हैं, क्योंकि ईरान भले ही क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन इजराइल के सामने तो टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जब कारगिल वॉर हुआ था तो इजराइल ने भारत का साथ दिया था और भारत को सैटेलाइट प्रदान किया था और उस सैटेलाइट की इमेज की मदद से हम कारगिल युद्ध जीत पाए। इजराइल इतना तगड़ा देश है। अब दूसरी चीज़, ये युद्ध हो इस कारण वजह से हो रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान अभी फ़िलहाल ये न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कर रहा है। अब न्यूक्लियर वेपन की अगर ये टेस्टिंग करता है और उसके अंदर ये महारत हासिल कर ले जाता है या फिर ये न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, असल में ये न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करने ही जा रहा था, इसने अपना पूरा का पूरा अड्डा बना लिया था, जैसे यूरेनियम के लिए पूरा का पूरा अड्डा बना लिया हो, टेस्टिंग के लिए कहाँ पर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए जाएंगे उन सब का पूरा अड्डा बना लिया था। अब यहाँ पर इजराइल मना कर रहा था कि आप ये सब आप टेस्टिंग मत करिए, क्योंकि अगर यहाँ पर टेस्टिंग हुई तो जो इजराइल का पूरा दबदबा है उस एरिया के अंदर पूरी तरीके से मिट जाएगा। अब इसी वजह से इजराइल यहाँ पर इनके ऊपर हमला करना चालू कर दिया और ईरान ने भी हमला करना चालू कर दिया। और इसी वजह से एक ही साथ आपको पता होगा कि बस बीते कुछ दिनों के अंदर एक ही बार में 200 से ज़्यादा फाइटर जेट ईरान के अंदर इजराइल ने भेज दिया। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर इजराइल है इतना छोटा सा। अब इजराइल और ईरान के बीच आप देख सकते हो सीरिया आता है, जॉर्डन आता है, इराक आता है और सऊदी अरब आता है, इतने सारे देश आते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना ये लगभग 1000 किलोमीटर प्लस का मतलब दूरी आ जाता है। यहाँ से फाइटर जेट भेजना और यहाँ पर जाकर मार कराना ईरान के अंदर, ये यार केवल इजराइल ही कर सकता है। मतलब अगर मान लो गलती से भी बीच में एक भी हथियार या फिर बॉम्ब गिर जाते तो सिंपल सी बात है, तुरंत ये युद्ध मान लो सऊदी अरब में गिरता तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच हो जाता, इराक और इजराइल के बीच हो जाता। और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी आधुनिक तकनीक लगाकर यहाँ से उड़कर जाया गया और ईरान के अंदर ये मारकर गिराया गया। ईरान की जो राजधानी है तेहरान, यहाँ पर भी भाई काफ़ी ज़्यादा गोला बारूद गिराए गए और ईरान के अंदर जहाँ पर भी न्यूक्लियर टेस्टिंग थी, ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बनाने वाले साइंटिस्ट थे उन बड़े बड़े साइंटिस्ट को मार दिया गया। ईरान के अंदर जो बड़े बड़े जो आप मान सकते हो जो चीफ होते हैं आर्मी के, उन सबको मार दिया गया। यानी कि ईरान आप मान सकते हो कि जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था और जाकर भारत पूरे पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं और उनके जो मेन मुखिया हैं उन सब को मारकर आ जाना और पूरी तरीके से आतंक ही ख़त्म कर देना, एक बार के अंदर इतना इजराइल ईरान के अंदर मार कर आया, इस लेवल का हो गया। अब आप ये मत सोचना कि अभी युद्ध चालू नहीं हुआ, ये युद्ध पूरी तरीके से चालू हो गया। और बात करें अगर वर्ल्ड वॉर 3 की, तो वर्ल्ड वॉर 3 आराम से ये रूप ले सकता है। यहाँ पर अगर आप ये जो इमेज सारी देख रहे हो ये सब असली इमेज है। यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि केवल मतलब टारगेट वहाँ किया गया हो जहाँ नॉर्मल इंसान ना हो, वहाँ पर भी टारगेट किया गया था जहाँ पर नॉर्मल इंसान भी जिनकी कोई गलती नहीं है, वो सब भी मरे हैं और काफ़ी हज़ारों लोग की तादाद में आप देख सकते हो यहाँ पर मारे गए हैं और काफ़ी अब हज़ारों लोग की तादाद में यहाँ पर लोग घायल भी हुए।
उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ये ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी देख सकते हो। यहाँ पर ये न्यूक्लियर अपनी फैसिलिटी पूरी बिछाया हुआ था। यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो अपना ये सारा अड्डा बनाया हुआ था अंडरग्राउंड के अंदर, जहाँ पर यूरेनियम का भंडार रखा हुआ था, वो सब खत्म कर दिया जा चुका है। और आप जान सकते हो कि अब जो ईरान है वो काफ़ी समय पीछे जा चुका है। अगर वो चाहता है कि भाई हम वापस से न्यूक्लियर वेपन बनाए तो उसके लिए उसको और काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग 5-7 साल तो वो पीछे जा ही चुका है। यहाँ पर जो आपकी इजराइल ने इस ऑपरेशन को पूरा किया, इस ऑपरेशन का नाम रखा था राइजिंग लायन। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी कह रहे थे राइजिंग लायन, लॉयन नहीं, लायन। अब लायन मतलब वो तो यार इंग्लिश की हद कर दी है कि भाई लॉयन को भी लायन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपकी अगर देखोगे ईरान ने भी एक ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन का नाम है ट्रू प्रॉमिस 3। यहाँ पर ईरान ने भी भाई बमबारी इजराइल के ऊपर करना चालू कर दिया और इजराइल के ऊपर बमबारी हो भी चुकी है वास्तव में। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, जब इजराइल ने बमबारी ईरान के ऊपर करना चालू किया था तो ईरान की तेहरान के जो राजधानी वहाँ पर भी हुई, जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पर भी हुई। ईरान के अंदर S-300 भी है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इन एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ नहीं कर पाया। भारत के पास जैसे S-400 है जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वैसे ईरान के पास S-300 है जो कि बस 100-150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और ये काफ़ी ना के बराबर है कि आप मान लो ये कोई ऑपरेशन को दे पाए, ख़त्म कर पाए। यहाँ पर इजराइल के जान जो एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब तो इजराइल ये भी अनाउंस कर दिया है, अभी तक तो हमने केवल ये ड्रोन जैसे बॉम्ब और काफ़ी तबाही भले मचाई है, लेकिन आगे चलकर हम अब एक काम करने वाले हैं, एयर से भी, वाटर से भी और लैंड से भी, तीनों तरीके से हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर, अगर ईरान इस चीज़ से पीछे नहीं हटता जो हम कह रहे हैं। और ये ऑपरेशन राइजिंग लायन तब तक चलता रहेगा जब तक ईरान पूरी तरीके से हार ना मान ले। अब इसके अंदर युद्ध जैसी परिस्थिति तो हो चुकी है और युद्ध चालू भी हो चुका है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? हाँ जी हाँ, हो सकता है। वर्ल्ड वॉर का मतलब होता क्या है? जब अगर पूरी दुनिया मान लो कुछ 20-25 देश इस तरफ हो गए, 20-25 देश इस तरफ हो गए, जब इस तरीके से पूरी दुनिया 2 टुकड़ों में बट जाती है, उसी को वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं। अब इधर आप देखोगे जो भारत है वो हम बता दें, भारत देखो, भारत सिंपल से कहता है कि यार देखो ईरान और जो इजराइल है ये दोनों हमारे अच्छे मित्र हैं। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि भाई तुम दोनों शांति बना लो और युद्ध जैसी परिस्थिति ना करो, क्योंकि युद्ध से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। आप भी 10 साल पीछे चलोगे जाओगे, हम भी 10 साल पीछे चले जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो भारत है वो न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाह रहा कि भाई हम किसी के और पक्ष अपना रखें, क्योंकि इजराइल हमारा काफ़ी प्रिय दोस्त है और ईरान भी काफ़ी हमारा प्रिय दोस्त है। यहाँ पर जो भारत है वो ईरान से काफ़ी तेल भी खरीदता है। और हम आपको बता दें, जब से युद्ध जैसी परिस्थिति हुई है तब से दुनिया के अंदर लगभग 25% की बढ़त आ सकती है तेल के अंदर, और स्टॉक मार्केट गिर भी सकता है। और अगर स्टॉक मार्केट इसलिए गिरे क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग ऑयल कम खरीदेंगे, और अगर ऑयल कम खरीदेंगे तो ऑयल जैसी कंपनियों को घाटा लगेगा, और आप मान सकते हो तब कंपनियाँ गिरना चालू होंगी तो स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा घाटा लगना चालू होगा। लेकिन यहाँ पर जो भारत है वो न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है इसी वजह से, ताकि अगर वो इजराइल की तरफ गया तो ईरान बुरा मान जाएगा, ईरान की तरफ गया तो इजराइल बुरा मान जाएगा। जैसे कि भारत जो है वो ईरान के अंदर कुछ अपने पोर्ट भी बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ पर जाकर वो अपनी कुछ व्यवस्थाएं कर सके। अगर ये युद्ध हुआ तो उस पोर्ट को भी खतरा हो सकता है। और इजराइल तो भारत का प्रिय मित्र है ही, क्योंकि जब भी कोई भी युद्ध होता है तो उसमें तुरंत इजराइल हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है। और अगर इतना ताकतवर देश भारत के साथ खड़ा है तो आप जान जाओ काफ़ी अच्छा हो सकता है हमारे लिए। इसी वजह से भारत यहाँ पर न्यूट्रल होने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम यूएस की बात कर लें, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की, अमेरिका की, तो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई देखो इसके अंदर हम कोई भी अपना हाथ नहीं बटाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर भी यूएस भी न्यूट्रल होने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि हम आपको बता दें अभी फ़िलहाल जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी और भारत ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन के तहत भारत ने कई सारे हवाई अड्डे, कई सारे जहां से फाइटर जेट को उड़ाया जाता है और कई सारे ऐसे ठिकानों को ख़त्म कर दिया था। तब यूएस तुरंत आ गया था, कह रहा था कि भारत यार इतनी तबाही वहां पर मत मचाओ, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वह अब एक ऐसा देश बन चुका है कि जिसका इकोनॉमी इतना बड़ा हो चुका है कि अगर वो कुछ कहेगा तो दुनिया के अंदर उसकी पेशी रखी जाएगी और उसकी बोली सुनी जाएगी। इतना बड़ा भारत हो चुका है भाई, टॉप 5 की इकोनॉमी में आता है दुनिया के, तो बड़ा देश तो है ही भारत। यहाँ पर जो भारत
है वो न्यूट्रल है, लेकिन यूएस भी न्यूट्रल है। लेकिन यूएस से एक सवाल पूछना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था तब ये पाकिस्तान की साइड क्यों ले रहे थे? क्योंकि आपको पता है कि ये भी चाह रहे थे कि भारत जो है वो ज़्यादा तबाही ना मचा पाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो अमेरिका है, जो यूएस है, जो चाइना है, ये सब पाकिस्तान को एक कठपुतली बनाकर नचाना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अगर कभी युद्ध हुआ तो हम जाकर पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर भारत तबाही मचा देगा, वहाँ पर सारे हवाई अड्डे ख़त्म कर देगा, तो ये लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? और इसी सब को लेकर भारत को भी अब सवाल यूएस से पूछना चाहिए, अब क्यों आप न्यूट्रल हो? और ये यूएस और भारत क्यों न्यूट्रल हैं ये तो आपको पता चला, लेकिन जो ऑयल के दाम हैं वो अब बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर ये युद्ध आगे तक चला तो आपको पता है कि भाई ईरान, इन सब की जो भी देश की इकोनॉमी होती है वो लगभग तेल से ही चलती है। अगर आप यहाँ पर नक्शे में देख सकते हो तो ये जो आप नक्शा देख रहे हो, इधर जितने भी देश हैं, सऊदी अरब, ये सब तेल से ही चलते हैं। अगर यहाँ पर कुआं खोदोगे ना तो पानी नहीं बल्कि तेल जरूर निकल जाएगा, और इसी वजह से इनकी इकोनॉमी भी पूरी की पूरी तेल पर ही चलती है। अगर यहाँ से आप तेल ख़त्म कर लो, जान जो ये पूरे देश कंकाल हो जाएंगे वापस से। जैसे आप दुबई उबई देखते हो वो वापस से वैसी हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था, एक रेगिस्तान के रूप में। और तेल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे तेल यहाँ पर भारत में 100 रुपये लीटर बिक रहा है, वैसे वहाँ पानी बिकता है। जी हाँ, वैसे वहाँ पानी बिकता है जैसे यहाँ पर तेल बिकता है। बाकी इन सब के पीछे का पूरा रीज़न क्या था, आई थिंक आप समझोगे भारत किस साइड रहेगा और किस साइड नहीं रह सकता, और उसी के साथ साथ ये युद्ध क्यों हो रहा है और इस युद्ध से क्या हो सकता है। बाकी अभी भी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।